हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट कर लिया था। अब अगले अणुसंख्यक गुणधर्मों की बारी। आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। मैं पहले के क्लास में ही बता चुका हूं कि ये उन्नयन किस चिड़िया का नाम है। नहीं बताया था ना, भूल गए? बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं। नहीं, उन्नयन, उन्नयन मतलब वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, याद आया? उन्नयन मतलब क्या? वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन डिस्कस करें तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। क्या? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है। यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बोल रहा हूं, जनरली सभी घरों में हुआ रहता है। कभी कभी देखना, तुम खाने के लिए बैठते हो और मम्मी दाल देती है तो दाल एकदम नहीं गला होता है, और चख के देखो तो उसमें नमक नहीं डला होता है। अगर गलती से मम्मी पानी में नमक डालना भूल जाए तो दाल नहीं पक पाता। वही 2 सीटी मारने के बाद भी दाल नहीं पकेगा, 2 या 3 सीटी जो भी है ना। क्यों नहीं पक पाता भाई? नमक मिला देने से क्या होता है? नमक मिला देने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नमक मिला देने से जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नमक क्या है? एक अवाष्पशील विलेय। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है। यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। समझ आया बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? बड़ी दूर की बात है भाई। पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। जब हम पूछते हैं क्वथनांक तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है जिस ताप पर द्रव उबलता है उसे कहते हैं क्वथनांक। तो किस ताप पर उबलता है भाई? तुमको क्या लग रहा है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है हमेशा? ये तुम्हारा भ्रम है बच्चों, है। वो आइस मंकी के वीडियो देखना, डिस्कवरी में आता रहता है। हाँ, उबलते हुए पानी में नहा रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है? 100 डिग्री पे उबलते हुए पानी में नहा रहे हैं। 100 डिग्री के पानी में अगर वो बैठ जाए, समझ आ रहा है, तो उठेगा थोड़ी ना, पकेगा। थोड़ी देर में मिलेगा पका हुआ आइस मंकी, है। वो थोड़ी ना तुमको ऐसे मिलेगा, है ना। ठीक है, पक जाएगा रे 100 डिग्री में। हाँ, वो 30 डिग्री पे पानी उबल रहा है तो 30 डिग्री पे कैसे उबल रहा है भाई? कोई 100 डिग्री पे उबलता है, कोई 30 डिग्री पे उबलता है। मेरी एक सिस्टर है छोटी वाली, वो बेंगलोर रहती है। उसका एक दिन बता रही थी कि उसके यहाँ दाल जल्दी नहीं गलती है। अगर खुले बर्तन में करें तो प्रेशर कुकर में गल जाता है, बट खुले बर्तन में अगर दाल पकाने की कोशिश की जाए तो आसानी से नहीं गलता। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि क्वथनांक की एक और परिभाषा हो सकती है, वो द्रव उबलता है वाले से अच्छी वाली। क्या है वो? तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। अगर तुम एक द्रव को एक पात्र में रख लो, ऐसे हमारे पास कोई पात्र है, पात्र के अंदर में हम लोगों ने कोई द्रव भर दिया और इस पात्र को हम बाह्य ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा दे रहे हैं। जो भी ऊष्मा स्रोत है ना, कोई लकड़ी वकड़ी जला लो, या उज्ज्वला योजना से गैस जला लो, या तुम इंडक्शन हीटर में रख लो, या आदमी है जला लो, किस कुछ एनीथिंग बर्नेबल है ना, उससे ऊष्मा दिए तो ये द्रव को ऊष्मा मिलेगी। और अगर इस द्रव द्वारा आरोपित वाष्प दाब जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इसके द्वारा आरोपित वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, मंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए,
तो उबलता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। अब इसी कारण से हम लोग प्रेशर कुकर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर क्या होता है? सोच के देखो, प्रेशर कुकर क्या होता है सबको पता है, बट उसको प्रेशर कुकर क्यों कहते हैं? उसको कुछ भी दूसरा कुकर बोल देते, पर प्रेशर कुकर ही बोलना, मतलब उसमें दाब से पकता है कि गर्म बिना किए तब पकता है कोई चीज? प्रेशर कुकर में हम करते क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि उसके ऊपर चढ़ के नाचते हैं प्रेशर लगाने के लिए, दाब आरोपित करने के लिए नहीं करते हैं ऐसा। हम प्रेशर कुकर में भी गर्म करते हैं, फिर उसका नाम प्रेशर कुकर क्यों है भाई? सोच के देखो। इसका नाम है ना एल्यूमिनियम कुकर हो सकता है ना, ठीक। इसमें भी तो गर्म करते हैं तो हॉट कुकर हो सकता है, बट इसका नाम प्रेशर कुकर क्यों होता है? इसलिए है प्रेशर कुकर क्योंकि तुम प्रेशर से इसमें जल्दी पकाते हो। चलो भैया, यहां हमने क्या दिया? हीट दिया। वायुमंडलीय दाब सामान्यतः कितना होता है? 1 atm। वो भी कहां पर? समुद्र तल पर। समुद्र तल से ऊंचाइयों में आने पर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, वहां पे आएंगे। यहां देखते हैं, यहां पे ऊपर में एक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सीटी बजा, मजा आया है कि नहीं? हाँ, सीटी होता है कि नहीं होता है? सीटी उठा के देखे हो, भारी होता है कि हल्का होता है? हल्का होता है, मत बोलना तो फेंक के मारूंगा, मालूम, सारा फूल जाएगा। भारी होता है, छोटा सा होता है पर वजनी होता है। और तुम सोच के देखो, इस भारी भरकम सीटी को एक जिस छेद के ऊपर रखा जाता है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, ठीक। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां तुम्हारा हाथ है और इसके ऊपर मैंने 5 kg का बाट इस तरह रखा, अच्छा लगा? 5 kg कहानी उठा लोगे का? आराम से उठा लोगे, रुको, मजा आएगा। और अगर मैं बोलूं कि 5 kg का ब्लॉक जो कुछ इस तरह दिख रहा था उसको तुम्हारे हाथ में रखा, कैसे लगेगा? समझ गया ना? चुभित जाएगा है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों 5 kg के हैं, पर एक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है, अधिक दाब लगा रहा है, और दूसरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल चौड़ा है ना। ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं, रेत में नहीं धंसते। वहीं हिरण होती तो इतना इतना अंदर का बालू के, उसके पांव नुकीले होते हैं, एकदम छोटे छोटे खुर, मारे प्रेशर उछल उछल के कूद कूद के निकल रही है ना। उसको कीचड़ वाले जमीन में चलना है, उछल उछल के निकल जाना है, ठीक। तो उसको जमीन मिल रही है, और बालू के नीचे में जमीन कहां से पाएगा भाई? ऊंट। तो ऊंट को बालू के ऊपर ऊपर चलना है, तो कम दाब आरोपित करना है। तो अगर छोटा सा छिद्र हो, भारी सा सीटी हो, उच्च दाब आरोपित करेगा। तो मान लेते हैं कि एक सीटी जो है वो कितना दाब आरोपित कर रही है भैया? 5 atm। तो जब तक सीटी उठेगी नहीं, अंदर का वायु जो कृत्रिम वायुमंडल हम बना रहे हैं वो कितना दाब आरोपित करेगा? 5 atm। तो नॉर्मली 1 atm दाब आरोपित करना पड़ता है द्रव को उबलने के लिए, पर अगर एक कृत्रिम वातावरण में 5 atm का दाब आरोपित करना हो तो इसके लिए द्रव को उच्च ताप पर जाना पड़ेगा। ये जो द्रव है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, इसको उच्च ताप पर जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मान लो यहां पर द्रव 102 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। शुद्ध जल कहां से पाओगे? थोड़ा मोड़ा तो नमक होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो लवण होगा। 102 पे मान के चलो, ठीक है। और यहां का जो द्रव है वो उबलेगा 126 डिग्री सेल्सियस, 128 डिग्री सेल्सियस। तो अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म पानी है, तो दाल जल्दी गलेगी क्योंकि द्रव उच्च ताप पर है। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। कृत्रिम वातावरण, इतने दिन जो ढक्कन ढक ढक के खाना बनाए, क्यों बनाए? समझ आया? ढक्कन ढककर हमें कृत्रिम वातावरण बना रहे हैं जिसका दाब अधिक है, ताकि द्रव उच्च ताप पर जाए और खाना जल्दी पक जाए।
ढक देने से जल्दी पकता है। समझ आया? आया? तो इस तरह से हम समझते हैं कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस ताप पर को क्या कहते हैं हम? क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अभी समझ जाओ कि ये समुद्र है और समुद्र से हम जमीन में चले जा रहे हैं, आहा, ऊपर ऊपर ऊपर। तो हमको पता है वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर कितना होता है? 1 atm। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होता जाएगा? कम। मान लो यहाँ 0.98 atm, यहाँ 0.9 atm, यहाँ 0.8 atm। जैसे जैसे दाब कम होता गया पानी और कम ताप पर उबलने लगता है। तो समुद्र तल पर उबल रहा है, मान लो ये 100 डिग्री शुद्ध जल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर समुद्र तल पर उबलेगा। और वही शुद्ध जल अगर हिमालय के ऊपर देखेंगे तो काफी ऊंचाई पर है, तो 30 पे उबल गया ना, क्योंकि 30 पे ही द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो आइस मंकी को मजा आ रहेगा, हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस पर डब 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 डबकते हुए पानी में नहाने में आहा जो सुख है, उसको अच्छा लग रहा है। उसके बॉडी टेम्परेचर पर है जल, बाहर तो कनकना जा रहेगा ठंडा, है ना, उसमें नहाने में अच्छा लग रहा है उसको, है ना। तो गर्म जल के स्रोत का मतलब ये नहीं होता कि वो 200 डिग्री सेल्सियस पर होगा, है ना, वो 30-40 डिग्री सेल्सियस पर भी वहाँ पर द्रव उबल जाता है। 200 पे होता तो मंकी कभी उसमें नहीं कूदता। समझ आया? ठीक, तो इस तरह से हमने एक परिभाषा देखी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ। एक ले लिया पात्र में ले लिया द्रव को किया गर्म, कर रहा हूं, द्रव को किया गर्म, नीचे से दिया उष्मा, हीट। अब ये उबलता, कब उबलेगा? जब इसके द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, जब ऐसा होगा तो ये उबलेगा। सिंपल। अब सोच के देखो कि अगर हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, क्या मिला दें? अवाष्पशील विलेय। क्या करेगा? ये विलयन बन जाएगा। और विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। क्या होता है विलयन? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। तो जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को रख देंगे तो होगा क्या? जो ये विलेय के कण है ये कुछ भाग पृष्ठ का घेर लेंगे। और वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। डोसा बनवाया था ना रे, याद नहीं है? वाष्पन कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक, अगर पृष्ठ का कुछ भाग घेर लिया जाए तो क्षेत्रफल कम हुआ कि नहीं? क्षेत्रफल कम हुआ तो वाष्प कम बनेगा कि नहीं? तो वाष्प दाब में कमी आएगी कि नहीं? अभी किसी व्यक्ति का सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है, उसका नाक मुंह तोड़ना है, हम मार रहे हैं उसको, कोई रोकने वाला नहीं है तो मरत मारेगा, है। और 2 जन रोकने वाले हो तो क्या उतना ही मारने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा? 4 लात मुंह में मारना है, 2 जन रोक रहे हैं तो इन लोगों को ढकली के मारना पड़ेगा, तो अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करना पड़ेगा, है ना। उतना ही दाब आरोपित करना है अगर इन अवाष्पशील विलेय कणों की उपस्थिति के साथ ही, तो हमें इसे अपेक्षाकृत अधिक ताप पर ले जाना पड़ेगा समान दाब उत्पन्न करने के लिए। ठीक है बच्चों, जब हम इसमें अवाष्पशील विलेय नहीं मिलाए थे तो कोई नहीं गिर रहा था, है ना।
कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब आरोपित कर लिया था द्रव ने, पर जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसे अधिक ताप पर जाने के लिए अधिक ताप पर जाना पड़ेगा, उतना ही वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करने के लिए। इसलिए नमक डालने पर पानी उच्च ताप पर उबलेगा। तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम्हें एक एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर लगेगा, ठीक, वो 400-500 रुपये तक आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर ज़्यादा अच्छे होते हैं तो 1000 रुपये के आसपास आते हैं। एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर लगेगा, पानी लगेगा, पानी उबालो, उबल रहा होगा, खौल रहा होगा, थर्मामीटर ठूसो, रीडिंग देखो कितने पे उबल रहा है। फिर नमक डालो उसमें 2, 3, 4, 5 चम्मच नमक डालो, उसके बाद उबलने दो। उबलते समय थर्मामीटर से रीडिंग लो, फिर पता चलेगा कि बाद में ली गई रीडिंग पहले ली गई रीडिंग से अधिक है। तो क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। एक बार फिर से, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन मतलब पहले क्वथनांक था T0B, अब क्वथनांक है TB। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ताप बेटा, B स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग, उबलना, नॉट स्टैंड्स फॉर प्योर। ये प्योर का है मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये विलयन का क्वथनांक है क्योंकि उसमें कुछ मिला दिए, अधिक होता है कौन, विलयन का क्वथनांक। तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे लिख सकते हैं? डेल TB बराबर TB माइनस T0B। क्वथनांक में उन्नयन को कैसे लिख सकते हैं? डेल TB बराबर TB माइनस T0B, है ना। डेल क्या, परिवर्तन, T टेम्परेचर बॉइलिंग, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग में चेंज मतलब वृद्धि हो रही है, उन्नयन कहेंगे। तो इसको क्वथनांक में, इस राशि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? आप सोच के देखो, एक्सपेरिमेंट फिर से सोचते हैं। पानी है, थर्मामीटर डाले हैं, उबल रहा है, 1 चम्मच नमक डाले तो क्वथनांक थोड़ा बढ़ा, 2 चम्मच और डाल दिए तो थोड़ा और बढ़ गया, 3 चम्मच और डाल दिए तो थोड़ा और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग उसमें विलेय मिलाते जाएंगे क्वथनांक में वैसे वैसे क्या होती जाएगी, वृद्धि। जैसे जैसे द्रव की सांद्रता बढ़ती जाएगी क्वथनांक में वैसे वैसे क्या होती जाएगी, वृद्धि। समझ आया? जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वथनांक में वृद्धि होगी। मतलब जितना ज्यादा नमक मिलाते जाएंगे क्वथनांक उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब अगर ये समझना चाहें कि ये सांद्रता के समानुपाती हो तो पता तो चल गया सांद्रता के समानुपाती है, पर कौन सा यूज करें? मोलरता यूज करें, नॉर्मलता यूज करें, मोललता यूज करें, कौन सा यूज करें? हम यूज करेंगे मोललता। क्या यूज करेंगे? तो तुम पूछोगे सर क्यों यूज करेंगे मोललता? क्यों? उससे आपको क्या फायदा है? कोई तो पर्सनल संबंध होगा, आपका साढ़ू लगता है, नहीं लगता है। मेरा कोई पर्सनल संबंध नहीं है उससे। मोललता जो है वो ताप से इंडिपेंडेंट होती है, पढ़ाया था। वह सांद्रता जो ताप पर निर्भर नहीं करती है उसका नाम है मोललता। और यहां ताप में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, गर्म नहीं कर रहे हो, अलग अलग ताप पर उबल नहीं रहा है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो ताप पर निर्भर न करने वाली इकाई को लेंगे। समझ आया? अब जैसे कि मान लो तुमको, मेरे को ये पता करना है कि कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना। एक जज बैठा है, अब जज जो है उसको समोसा बहुत पसंद है, एक तरफ समोसा रखे दूसरी तरफ रसमलाई। उसको रसमलाई पसंद नहीं है, बेचारे को समोसा बहुत पसंद है। बचपन से मोटू पतलू देख रहा है नहीं। अब जो बचपन से मोटू पतलू देख रहा है उस आदमी को तुम समोसा एक तरफ रखोगे तो बायस्ड आदमी है यार, है ना। वो समोसा अच्छा लग रहा है, रसमलाई नहीं लग रहा है, बोलेगा भले जितनी अच्छी रसमलाई हो, है कि नहीं। बायस्ड आदमी है ना, उसका हम लोग उपयोग वहां नहीं कर सकते। हमको उपयोग उसका करना पड़ेगा जो इक्विवेलेंट है ना। जैसे कि बीच में क्या होता था क्रिकेट मैच में, वो एक ही अंपायर, मतलब एक ही देश के अंपायर होते थे। अभी कोरोना टाइम में भी हुए, पर पहले शुरू की बात बता रहा हूँ। मतलब इंडिया में आएंगे तो इंडिया के अंपायर होंगे। अब इंडिया आए, इंडिया के अंपायर हैं, और आउटर टीम वो कैसे जीतेगा? जितने भी क्लोज डिसीजन होंगे इंडिया के तरफ, वो इंडियन है ना। और हमारे अंदर देश प्रेम है, समझ रहे हो। आउट है
ऐसे करते करते नहीं है। हाँ, तो ऐसे हो जा रहा था पर नहीं है, नहीं, देश प्रेम बीच में आ गया। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ। वेस्ट इंडीज में गई इंडियन टीम ने कंप्लेन किया कि गलत किया गया एम्पायरिंग। पाकिस्तान में कई बार हुआ, पाकिस्तान में गए, उन लोग गलत एम्पायरिंग किया, वहां इंडिया सीरीज हार गई। पाकिस्तान इंडिया आया, इंडियन एम्पायर ने एकदम टिट फॉर टैट, जैसा उन लोगों ने गलत किया था हमारे वालों ने भी वैसे ही किया, वो लोग हार गए। समझ गए। उसके बाद आईसीसी ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक अंपायर देश का होगा और एक अंपायर विदेश का होगा, है ना। तो अब ऐसा किया जाता है कि एक अंपायर देश का होता है, एक अंपायर विदेश का होता है, और दोनों मिलकर के क्रिकेट मैच निपटाते हैं, बायस्ड नहीं रहते। तो हम यहाँ पर नॉर्मलता नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मलता कि विलियन का ताप बढ़ाओ, नॉर्मलता बदल जाती है। विलियन का ताप बढ़ाओ, उसकी मोलरता बदल जाती है। पर विलियन का ताप बढ़ाओ पर मोललता नहीं बदलती है। मोललता वह सांद्रता की इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो वो हो गया न्यूट्रल एम्पायर, तो उसका यूज करेंगे। समझ आया। तो क्या होता है, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होती है सांद्रता के, और यहां सांद्रता के रूप में हम उपयोग में लाएंगे मोललता। मोलालिटी ये लगाएंगे, है ना। तो डेल टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। एक छोटा सा व्यंजक है बेटा इस टॉपिक पर, उस व्यंजक को बनाते हैं। अभी जो हम लोगों ने लिखा उसका हेडिंग होगा, जो व्यंजक है वो है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। हम ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म में काम करेंगे। सभी अणुसंख्यक गुणधर्म से हम लोग अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर ही चलेंगे। चूंकि अभी जो लिखे थे, चूंकि किंतु परंतु डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम। तुम ऊपर का एक लाइन भी लिख लेना, क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती सांद्रता और वो मोललता के समानुपाती होती है। तो डेल टी बी बराबर लिखेंगे तो समानुपाती चिन्ह हटने से एक नियतांक लगता है ना। समानुपाती चिन्ह हटने से क्या लगता है, एक समानुपातिक नियतांक। यहां पर वह नियतांक क्या है, के बी। इसका बड़ा प्यारा सा नाम है, जैसे कोई जाट का नाम हो लंबा चौड़ा, उन लोग बाप दादा खानदान सबका नाम लिख देते हैं, इसका भी नाम। जहां क्या लिखेंगे, के बी एक क्या है, नियतांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जहां के भी एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ऐसा कहते हैं। अब चूंकि m बराबर तो हम जानते हैं, m बराबर, मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग पूरा वीडियो देख के आए हो, अचानक से ये वीडियो खोल करके मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, मुझे यकीन है। तो अगर तुम ऐसा करके आए हो तो तुम्हें मोललता का सूत्र पता है ना। मोललता m बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। बढ़िया सा। तो इसको ले लें समीकरण 1, इसको ले लें समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख लें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू
KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, हमको क्या निकालना है? MB, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, M मॉलिक्यूलर वेट, B सॉल्यूट, B विलेय, M अणुभार, MB अवाष्पशील विलेय का अणुभार। निकाल बेटा को, इधर निकालो, लाभ ले आएंगे इस तरफ, MB इधर आ गया, बाकी सब निकलो बे। KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TB इंटू WA। तुम चाहो तो डेल TB का मान रख सकते हो। MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB को लिख सकते हैं T0B माइनस TB इंटू WA। ये आ गया अवाष्पशील विलेय का अणुभार। इस तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र स्थापना के पश्चात एक छोटा सा टॉपिक इस टॉपिक में बच गया है, जो है इसका ग्राफीय निरूपण। क्या है बेटा? इसका ग्राफीय निरूपण। ठीक, हाँ ये हो जाएगा। हाँ वेरी गुड बेटा। यहाँ पे ये TB माइनस T0B होगा, T0B माइनस TB लिख दिया मैं गलती से, क्या होगा? TB माइनस T0B, ऐसा होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफीय निरूपण है। ग्राफीय निरूपण को करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, दो अलग अलग अक्ष लेते हैं, एक x अक्ष दूसरा y अक्ष। x अक्ष में लेंगे हम ताप, y अक्ष में लेंगे वाष्प दाब। ठीक, यहाँ पर हम खींचेंगे एक रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन प्रदर्शित करेगा 1 ATM अर्थात वायुमंडलीय दाब को। किसको? वायुमंडलीय दाब को। अब अगर हम कोई भी एक ताप पर 2 पॉइंट खींचें, और बताएं कि इनमें से एक विलयन को और एक शुद्ध विलायक को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? एक विलयन को और एक किसको? शुद्ध विलायक को प्रदर्शित कर रहा है। तो कौन विलयन को और कौन शुद्ध विलायक को प्रदर्शित करेगा? हम जानते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, वाष्प दाब में अनुमान होता है। तो समान ताप पर जो ऊपर है वो शुद्ध विलायक है और नीचे जो है वो क्या है? विलयन है। सिंपल। क्योंकि किसी भी ताप पर विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक, तो इसमें से ऊपर वाला किसको प्रदर्शित करेगा? विलायक को। ये विलायक को प्रदर्शित करेगा और नीचे वाला किसे प्रदर्शित करेगा? विलयन को। ठीक, और अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होगी, जितना गर्म करेंगे उतना ज्यादा दाब। यहां हम देखेंगे कि ताप में वृद्धि करने पर दोनों के ही वाष्प दाब में सतत वृद्धि होती है और बिंदु यहां जो भी इस ताप पर क्या हो रहा है? विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। ठीक, इस ताप पर क्या हो रहा है? विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। इस पॉइंट पर तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है? विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो ये जो ताप है ना, ये ताप क्या है? ये है विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और ये वाले पॉइंट का टेम्परेचर क्या है? विलयन का क्वथनांक, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ में TB T0B के इधर है।
ग्राफ में रीडिंग लिखोगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4, 4 3 से ज्यादा, 3 2 से ज्यादा, टी बी, टी नॉट बी से ज्यादा, ठीक। टी बी किससे ज्यादा है, टी नॉट बी से ज्यादा है। इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। थोड़ा सा चिन्हांकन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम एक्स वाई हो गया है तो इसको एम एन ले रहा हूं, इसको ले लेते हैं हम P, इसको Q, इसको R, इसको S, ऐसा कुछ भी P की जगह। P प्रेशर है तो T भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रदर्शन है ना। मेरे को P ठीक नहीं लग रहा है यार, उसको T ही कर ले रहा हूं मैं। इस पॉइंट को T ले लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वथनांक में उन्नयन के लिए अभिष्ट वक्र चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करने के लिए एक्स अक्ष में ताप और वाई अक्ष में वाष्प दाब को लेकर ग्राफ खींचा गया है। चूंकि किसी भी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, अतः बिंदु T क्या शुद्ध विलायक को, जबकि बिंदु Q विलयन को प्रदर्शित करेगा। ताप में सतत वृद्धि करने पर विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में सतत वृद्धि होती है और बिंदु R पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो बिंदु R का ताप T नॉट भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इसी प्रकार बिंदु S पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु S का ताप T भी विलयन का क्वथनांक है। वक्र से स्पष्ट है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करने वाला वक्र और उसके लिए आवश्यक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसे कंप्लीट किया, है ना। 2 अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट हो गया बेटा। इसके आगे के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।